हेलो एवरीवन, मैं बलराम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनजी ट्यूब के ऊपर। एनजी ट्यूब क्या होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, कितने टाइप्स की होती है और क्या प्रोसीजर होता है एनजी ट्यूब का जब हम पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब का पूरा प्रोसीजर हम आज इस टॉपिक में समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि एनजी ट्यूब होती क्या है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है एनजी ट्यूब के ऊपर। एक रहेगा आज का, वो रहेगा एनजी ट्यूब। इट मीन्स नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? जो कि एक ट्यूब होती है जो कि हमारे स्टमक में डाली जाती है, हमारे इसोफेगस के पाइप के थ्रू, और हमारे जो माउथ होता है वहाँ से डलती है। तो वहाँ से होते हुए हमारे इसोफेगस, और इसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर वो ट्यूब जो होती है वो इंसर्ट होती है। इसके पूरी प्रोसीजर हम आगे समझेंगे। बट जैसे स्टमक में कोई सी भी टॉक्सिक चीज़, कोई सा पॉइजनिंग पेशेंट अगर खा लेता है, या फिर कोई सा पेशेंट बेड रेस्ट होता है और वो कुछ खाने या फिर मेडिसिन लेने में असमर्थ होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम मेडिसिन देने के लिए भी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो होते हैं वो इंसर्ट करते हैं। इसके थ्रू इजीली हम हमारे डायरेक्ट स्टमक में मेडिसिन और कोई सा भी फूड इंजेक्ट कर सकते हैं। पहला केस तो ये होता है इसका यूज़। और दूसरा केस क्या है, जैसे किसी ने पॉइजनिंग वगैरह खा ली हो, जहर खा लिया हो, तो उसको निकालने के लिए भी हम जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है उसको इंसर्ट करके फिर सिरिंज के थ्रू जो अंदर का जो टॉक्सिक रहता है, स्टमक रहता है, स्टमक का जो फ्लूइड होता है और उधर गैसेज होती है उसको बाहर निकालने के लिए भी जो हमारी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है वो यूज़फुल होती है। हम आज इसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे, पूरे इसके यूजेस देखेंगे और किस प्रकार से ये होती है, सारी चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की डेफिनेशन क्या होती है। सो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? तो ट्यूब डेट इज पास्ड थ्रू द नोज एंड डाउन थ्रू आउट द नेजोफेरिंग्स एंड इजोफेकस। एक ट्यूब होती है जो कि कहाँ से पास होती है, हमारी नाक से पास होती है। नाक के बाद में जो हमारा नेजोफेरिंग्स पार्ट होता है हमारी नोज का, वहाँ से गुजरते हुए जो हमारा इसोफेगस का पाइप होता है उसमें, और उससे के थ्रू हमारे स्टमक में जो हमारी ट्यूब है वो आती है। जैसे कि ये नोज से जो हमारा नेजोफेरिंग्स का पार्ट होता है नोज का, वहाँ से लगा के हमारे इसोफेगस के बाद में हमारे स्टमक के अंदर जो हमारी ट्यूब होती है वो इंसर्टेड होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारी एनजी ट्यूब कहते हैं। इनटू द स्टमक इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द स्टमक। क्यों यूज होती है? जो स्टमक के अंदर कंटेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारी एनजी ट्यूब होती है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, उसका हम यूज करते हैं। इंक्लूडिंग एयर, जैसे कोई एयर होती है उसको टू डिकम्प्रेस द स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए, और टू रिमूव स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो कुछ छोटे छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उसके थ्रू निकाल सकते हैं। और फ्लूइड, जो स्टमक के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बाहर निकालने में जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है यूजफुल होती है। सच एज पॉइजन हो गया फ्रॉम द स्टमक, जैसे कि पॉइजन हो गया, पॉइजन होता है उसको हम स्टमक से बाहर निकाल के जो हमारी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है उसको हम यूज़ करते हैं। समझेंगे कि जो एनजी इंसर्शन होती है, जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, कॉमनली कौन कौन से पेशेंट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो हैविंग नेक और फेशियल इंजरीज, ऐसे पेशेंट जिनकी नेक और फेशियल की इंजरीज हुई है, इसके कारण वो क्या होते हैं, खुद से खाने को नहीं खा पाते क्योंकि उनके नेक और फेशियल में पेन होगा और खाएंगे। तो इस केस में ऐसे पेशेंट को हम जो है वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करते हैं। हैव हेड नेक और फेशियल सर्जरी, या फिर किसी की नेक और फेशियल सर्जरी हुई होती है, उनको नीड अ मैकेनिकल वेंटिलेटर टू ब्रीथ। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है सांस लेने के लिए, उन पेशेंट को हम जो होती है ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। हैव एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और ब्लॉकेज, जिनकी इंटेस्टाइनल होती है उनमें ब्लॉकेज होते हैं, उसके कारण जो मोशन होता है वो पास आउट नहीं हो पाता है। इस कारण से भी जो हम ऐसे पेशेंट में भी जो है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उसको इंसर्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, अब जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है वो कितने टाइप्स की होती है? मेनली 3 टाइप में इसको जो है क्लासीफाई करा है, शॉर्ट ट्यूब, मीडियम ट्यूब एंड लॉन्ग ट्यूब। तो जो शॉर्ट ट्यूब होती है वो कब और कैसे यूज होती है? तो पास्ड थ्रू आउट द नोज इनटू द स्टमक। ये जो ट्यूब होती है हमारी नोज से हमारे स्टमक में पास आउट होती है। इसकी साइज मेनली 14 to 18 होती है एफआर में। सिंगल ल्यूमेन मेडअप ऑफ प्लास्टिक और रबर, काय से मिलकर बनी होती है? प्लास्टिक और रबर से मिलकर ट्यूब हमारी जो नेजोगेस्ट्रिक होती है वो बनी होती है। 14 से 18 एफआर इसकी जो होती है वो लेंथ होती है। देन ये प्लास्टिक और रबर से मिलकर बनती है विथ होल्स नियर द टिप। जो नियर टिप होती है उसमें क्या होता है, होल्स होता है, होल होता है। नेक्स्ट है हमारी मीडियम ट्यूब्स। तो मीडियम ट्यूब्स आर पास्ड थ्रू द नोज टू द ड्यूरियम एंड जियोजिनम। जो हमारी मीडियम ट्यूब होती है वो कहाँ तक जाती है? जो हमारी शॉर्ट होती है वो तो सिर्फ हमारे स्टमक तक जाती है, बट जो हमारी मीडियम ट्यूब होती है वो हमारे
नोज से लगा जो हमारे डिओडिनम और जियोजिनम होती है, हमारे इंटेस्टाइनल के पार्ट होते हैं दोनों, वहाँ तक जो हमारी मीडियम ट्यूब होती है वो जा सकती है, उसकी लेंथ जो होती है वहाँ तक की हो सकती है। नेक्स्ट होती है हमारी लॉन्ग ट्यूब्स। तो लॉन्ग ट्यूब पास्ड थ्रू द नोज थ्रू द इसोफेगस, ये हमारी नोज, इसोफेगस और स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन्स, तो वहाँ से लगा तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ तक इसकी लेंथ हो सकती है हमारी लॉन्ग ट्यूब की। यूज्ड फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये किस लिए यूज होती है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसका डिकम्प्रेशन के लिए जो होती है लॉन्ग ट्यूब यूजेबल होती है। तीनों ट्यूब जो होती है इनके अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग कंडीशन में हम पेशेंट को तीनों ट्यूब जो होती है इंसर्ट करते हैं। ओके, इंडिकेशंस फॉर जीआई इंट्रीब्यूशन। अब क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, किस किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड रिमूव गैसेज एंड फ्लूइड। क्यों हम इंसर्ट करते हैं, जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो गैसेज होती है वो नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पाती है, तो उनको रिमूव करने के लिए, एंड फ्लूइड एंड गैसेस को स्टमक में से रिमूव करने के लिए, एंड जो स्टमक होता है उसको डिकम्प्रेस करने के लिए हम जो हमारी एनजी ट्यूब होते हैं वो इंसर्ट करते हैं पेशेंट को। टू लिवेज द स्टमक एंड रिमूव इंटेस्टाइन टॉक्सिक्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब जो टॉक्सिन्स कुछ जो हमारे स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो नॉर्मली नहीं निकल पाता है, इसलिए हम जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करके पेशेंट की बॉडी में से बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। टू मिस्टर मेडिकेशन एंड फीडिंग्स, किसी केस में अगर पेशेंट खुद से मेडिकेशन नहीं ले पाता है, अगर वो अनकॉन्शियस है, उस केस में हम पेशेंट को मेडिकेशंस देने के लिए और उसको फूड खिलाने के लिए भी, मतलब फूड उसके स्टमक के अंदर इंसर्ट करने के लिए भी जो हमारी जीआई जो ट्यूब होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसका यूज करते हैं। देन टू ट्रीट एन ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए हम जो हमारी होती है उसको यूज करते हैं। टू कंप्रेस अ ब्लीडिंग साइड, जो ब्लीडिंग साइड होती है उनको कंप्रेस करने। अब हम देखेंगे हु नीड्स एन एनजी ट्यूब्स। अब एनजी ट्यूब कौन से पेशेंट को मैं एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है, सो सर्जिकल क्लाइंट्स, जो सर्जिकल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट को नीड हो सकती है एनजी ट्यूब इंसर्शन की। देन वेंटिलेटेड क्लाइंट, जो पेशेंट वेंटिलेटेड पे है, जो वेंटिलेशन पे है, उस पेशेंट को भी हम जो एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करने की जरूरत हमें हो सकती है। देन न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, जो न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट होती है उस पेशेंट को हो सकते हैं। क्लाइंट हु आर अनेबल टू मेंटेन एडुकेट ओरल इंटेक टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड, ऐसे पेशेंट जो कि खुद से ओरली फूड को इंटेक नहीं कर सकते हैं, खाने में असमर्थ होते हैं, उन पेशेंट्स को भी हम एनजी ट्यूब जो होती है वो इंसर्ट करते हैं। प्लानिंग, क्या क्या प्लानिंग होगी हमें अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी हो तो। सो गैदरिंग इक्विपमेंट, सबसे पहले हमें सारे इक्विपमेंट जो होंगे वो गैदर करने हैं, पास में रखने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ चाहिएगी, सबसे पहले 14 और 16 FR एनजी ट्यूब, 14 से 16 इंच की जो हमारी एनजी ट्यूब होगी वो चाहिए होगी। देन लुब्रिकेट जेली चाहिएगी। लुब्रिकेट जेली क्यों यूज़ करते हैं, लुब्रिकेट जेली जो हमारी एनजी ट्यूब होती है उसके ऊपर उसे लुब्रिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो उसे इंसर्शन करने में इजीली हो। नेक्स्ट फ्लैश लाइट, प्रॉपर लाइटिंग चाहिएगी। देन इम्बिशन बेसिन चाहिएगा, एक बेसिन चाहिएगा जिसमें हम सिरिंज के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसे निकालेंगे। कैथेटर ट्रिप्ड सिरिंज, एक कैथेटर ट्राइप्ड सिरिंज चाहिएगी। एक 50 ml सिरिंज चाहिएगी बड़ी वाली, जिससे कि जो स्टमक का वेस्ट होगा वो सिरिंज से हम बाहर निकाल पाए। नेक्स्ट बाउल विथ वाटर, एक बाउल चाहिएगा जिसके अंदर पानी भरा हो। देन स्टेथोस्कोप का क्या काम रहेगा इसमें, स्टेथोस्कोप का ये काम रहेगा जैसे हम पेशेंट के अंदर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, देन हमें ये चेक करने के लिए कि जो हमारी ट्यूब है वो प्रॉपर हमारे स्टमक में गई कि नहीं, हम एक साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे और स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसे साउंड को सुनेंगे। सो ना करने के बाद में अब हमें क्या देखना है, एसिस क्लाइंट्स मेडिकल हिस्ट्री, क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री देखनी है। मेडिकल हिस्ट्री में जैसे नोज ब्लीडिंग्स, उसकी नाक में कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं, क्योंकि जो हमारी ट्यूब है वो नाक के थ्रू हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। सो नेजो ब्लीडिंग देखनी है कि नाक में कोई ब्लीडिंग तो है नहीं। नेक्स्ट नेजल सर्जरी, उसकी नाक की कोई पास्ट में सर्जरी तो नहीं हुई है, या फिर अभी कोई सर्जरी प्रेजेंटली उसकी नाक में कोई सर्जरी वगैरह नहीं। डिविटेड सेपेक्टम, जो सेपेक्टम है उसकी नोज का वो डिवाइडेड है प्रॉपरली। एंटीकोगुलेशन थेरेपी, जैसे कि एक्सिस क्लाइंट गैंग रिफ्लेक्स, एक्सिस क्लाइंट मेंटल स्टेटस, क्लाइंट का मेंटल स्टेटस भी देखना है, और बाउल साउंड को भी हमें एक्सेस करना है। पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में जो बाउल साउंड उसको हमें एक्सेस करना है, जो कि हम स्टेथोस्कोप से करेंगे। देन जो मेंटल स्टेटस है क्लाइंट की वो देखनी है कि सही है या नहीं है। देन एक्सिस क्लाइंट गैग रिफ्लेक्स। ओके, नाउ पहले प्रोसीजर करने से पहले पास्ट हिस्ट्री मेजर करने के बाद में अब हम पेशेंट का जो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हमें पेशेंट को पूरी डिटेल समझानी है कि सर हम आपके साथ में जो है
आपको एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, इसके फ़ायदे हमें उसको बताने हैं। उसके साथ साथ अगर वो कॉन्शियस है तो उसको सारी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो इस केस में हम उसके क्लाइंट को बुलाना है, जो उसके साथ वाला है उसे बुला के उसके सामने और उन्हें समझाना है कि सर हम इनके साथ में ये वाला प्रोसीजर करेंगे, इनको ये ट्यूब जो होगी हम इंसर्ट करेंगे। सो इसके पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेन प्रोसीजर टू क्लाइंट। जो क्लाइंट है या फिर पेशेंट है उसको हमें सारा का सारा प्रोसीजर है जो समझाना है। पोजीशन द क्लाइंट इन सिटिंग और हाईएस्ट फ्लोर पोजीशन। एनजी ट्यूब जो होती है वो या तो सिटिंग पोजीशन में दी जाती है, इंसर्ट करी जाती है, या फिर हाई फ्लोवर्स पोजीशन, कुछ इस प्रकार की जो पोजीशन होती है उसके अंदर हमें पेशेंट को एनजी ट्यूब है इंसर्ट करनी, या फिर सिटिंग पोजीशन में। एग्जामिन फीडिंग ट्यूब फॉर फ्लोस। हमें देखना है कि जो फीडिंग ट्यूब है वो उसमें सही से फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चेक करना है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्यूब टू बी इंसर्टेड। ट्यूब को अंदर डालने के पहले हम उसकी जो लेंथ है उसको मेज़र करना है। मेज़र कैसे करेंगे, पेशेंट की जो चीन होती है, यहाँ से नोज का पार्ट होता है, यहाँ से लगाया तो उसके स्टमक तक पहले हमें इसको मेज़र करना है। उसके बाद में हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है ताकि जो लेंथ होती है ट्यूब की वो बड़ी या छोटी ना पड़े। सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब टू बी इंसर्टेड। लेंथ द एनजी ट्यूब फॉर इंसर्शन। देन जो एनजी ट्यूब होती है उसको प्रिपेयर करना है हमें इंसर्शन करना। नाउ एनजी ट्यूब फीडिंग कैन ऑल्सो पोटेंशियली क्योजेज। इसके क्या क्या क्योजेज हो सकते हैं, मतलब एक हिसाब से देखिए क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या क्योज हो सकते हैं। एब्डोमिनल क्रेम्पिंग, जो एब्डोमिनल होगा हमारा उसमें क्रेम्पिंग आएगी, मरोड़े आएगी, ऐसा लगेगा पेशेंट को जैसे कुछ मरोड़ टाइप पेट के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट एब्डोमिनल स्वेलिंग, किसी किसी केस में जो एब्डोमिनल होता है वो उसमें सूजन भी आ सकती है। देन डायरिया हो सकता है पेशेंट को, नोजिया होगा एंड वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है एंड डायरिया लग सकता है। रिगुग्रेशन ऑफ फूड और मेडिकेशन। रिगुग्रेशन फूड ऑफ मेडिकेशन मतलब क्या होता है, जो फूड पहले से पेशेंट ने स्वेलिंग कर रखा उसका बाहर आने लगेगा, वो रिवर्स फ्लो होगा, मतलब कि पेशेंट के जो स्टमक में फूड रहेगा प्रेजेंट वो ऊपर की ओर आने लगेगा। उसका रिगुग्रेशन ऑफ फूड और मेडिकेशन, कुछ भी ड्रग या फिर उसने फूड खाया हो तो उसका जो ट्यूब डालने के बाद में उसे ऐसा लगेगा जैसे कि ये ऊपर की ओर फिर से बाहर निकल रहा है। तो ये कुछ इसके क्योजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको मेजरमेंट करेंगे। जो प्रिपेयर करने के बाद में हम क्या करेंगे, ट्यूब को मेजर करेंगे टिप ऑफ नोज और ईयर यहाँ से लगाकर, तो जो हमारा स्टर्नम का एंड यहाँ तक इसकी हम ट्यूब की लेंथ नापेंगे पेशेंट के बॉडी के अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद में इसको हम प्रिपेयर करके डालेंगे। प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हमें जो हमारे हाथ है उसको अच्छे से वॉश करना है। देन पुट ऑन क्लीन ग्लव्स, फिर उसके बाद में हमें क्लीन ग्लव्स पहनने जो कि नॉन इन्फेक्टेड हो। देन ल्यूब्रिकेट द ट्यूब, जो ट्यूब होती है हमारी, जो ये ट्यूब होती है इसको पूरी तरह से ल्यूब्रिकेट करना है, मतलब कि एक ल्यूब्रिकेंट जेली होती है जिससे हमारी ट्यूब को पूरी तरह से ल्यूब्रिकेट करना है। इससे जो पेशेंट को पेन नहीं होगा और जो इजीली ट्यूब होगी वो इसकी चिकनाहट के कारण पेशेंट के अंदर चले जाएगी। नाउ हैंड द क्लाइंट अ ग्लास ऑफ वाटर। पहले पेशेंट को हमें एक ग्लास ऑफ वाटर पिलाना है। देन जो हमारी ट्यूब होती है उसको ल्यूब्रिकेट करने के बाद में इसको धीरे से हमें इंसर्ट करना है हमारे नाक में। इस पोजीशन को हमें फॉलो करना है। देन पेशेंट को थोड़ी सी इंसर्ट करने के बाद में उसको पोजीशन देनी है। देन स्लोली जो हमारी ट्यूब है उसको इंसर्ट करना, और पेशेंट को कहना है, अगर वो कॉन्शियस रहता है तो उसे कहना है कि आप धीरे धीरे ट्यूब को निगलिए, तो उससे क्या होगा, जो ट्यूब होगी उसको जाने में आसानी रहेगी। हमें कभी भी ज़बरदस्ती ट्यूब को अंदर की ओर प्रेस नहीं करना, वो बिल्कुल स्लोली थोड़ी धीरे धीरे, ज़्यादा फोर्स से हमें ट्यूब को अंदर की ओर इंसर्ट नहीं करना है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से जो ट्यूब होगी वो इंसर्ट होगी एंड उसके स्टमक तक आ जाएगी ना। इसके बाद में क्या करना, इम्पेस द नीड टू द माउथ ब्रीथ एंड स्वेलो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को कहना है कि आप माउथ से ब्रीथ लीजिए, जो मुंह होता है उससे सांस लीजिए एंड निगलने रहिए, स्वेलिंग करते रहिए, स्वेलो करते रहिए जो ट्यूब होती है उसको पेशेंट के द्वारा। स्वेलोइंग फैसिलिटीज द पैसेज ऑफ द ट्यूब थ्रू द ओरोफेरिंग्स। जो स्वेलिंग क्या करेगी, जब पेशेंट ट्यूब को स्वेलोइंग करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, इससे जो ओरोफेरिंग्स होता है वहाँ के बाद में जो ट्यूब होगी वो इजीली पेशेंट के स्टमक तक जाने में उसको बहुत हेल्प मिलेगी।
एडवांस ट्यूब ईच टाइम क्लाइंट सोलो अंटिल डिजायर लेंथ हैज बीन रीच्ड। जब तक पेशेंट को बोलना है कि स्वेलो करो, जब तक कि जो ट्यूब की लेंथ है वो वहां तक नहीं चलेगा। डू नॉट फोर्स ट्यूब, हमें कभी भी ट्यूब जो होती है उसको फोर्सफुली अंदर नहीं डालना है पेशेंट को, बिल्कुल आराम से ही उसको अंदर की ओर इंसर्ट करना है। चेक प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, हमें चेक करना है प्लेसमेंट का, ट्यूब का प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब कैसे चेक करेंगे, हम सिरिंज लेंगे, देन सिरिंज इस तरह स्कोप रहेगा उसको हम पेशेंट के स्टमक के यहाँ पे लगा के देन सिरिंज से पंप करेंगे साउंड को, तो हमें एक आवाज़ आएगी। अगर वो आवाज़ प्रॉपर आती है तो हमें लगेगा कि जो हमारी ट्यूब है वो सही इंसर्ट हुई। इसके और भी बहुत से प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हम खींचकर भी देख सकते हैं कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस ट्यूब प्रॉपर लगेगी तो जो पेशेंट का स्टमक होगा उसका जो मटेरियल रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा स्टमक के अंदर, वो बाहर की ओर आएगा। एक्सरे कॉन्फर्मेशन, एक एक्सरे के थ्रू हम कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्पिरेशन, एक एस्पिरेशन के थ्रू हम जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेसमेंट सही साट हुई है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पोजीशन, इस प्रकार की जो होती है हमारी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की पोजीशन होती है। इस तरह की पोजीशन में हमें स्टार्टिंग से लुब्रिकेट करने के बाद में पेशेंट के अंदर जो ट्यूब है वो इंसर्ट करनी है ना। अब हमें देखना है कि पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में क्या करना है। सो ऑब्जर्व क्लाइंट टू डिटरमाइन रिस्पॉन्स टू प्रोसीजर। पेशेंट को एक बार आपने अगर ट्यूब इंसर्ट कर दी, उसके बाद में उसके पास से जाना नहीं है, उसे ऑब्जर्व करना है और उसका रिस्पॉन्स लेना है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ रही है, या फिर वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है। अलर्ट्स प्रेसिडेंट गेंगिंग, प्रोलॉन्ग्ड इंट्रूबिशन एंड स्टिमुलेट ऑफ द गैंग रिफ्लेक्स कैन रिजल्ट इन वोमिटिंग एंड एस्पिरेशन। उसका गैंग रिफ्लेक्स देखना है, इससे क्या रिजल्ट हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, उसको पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है या फिर एस्पिरेशन हो सकता है। कफिंग में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ट्यूब इन द एयरवे। कफिंग, अगर कफिंग होती आती है इसका मतलब क्या है, जो ट्यूब है उसका जो उसकी प्लेसमेंट हुई वो हमारे स्टमक में ना होने के बजाय कहाँ पे उसके एयरवे में इंसर्ट हो चुकी है। अगर कफिंग आती है तो नोट लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल साइड मार्किंग ऑन द ट्यूब। उसके बाद में हमें क्या करना है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, नोट करनी है लोकेशन जो एक्सटर्नल, जहाँ तक हमने इसको ट्यूब का जो बाहर का पार्ट होता है वहाँ पे हमें मार्क करके उसकी लोकेशन को नोट करना है। सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है उसको नोट करना है। देन साइज ऑफ ट्यूब, क्या क्या ट्यूब की साइड होती है, विच इन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स रिस्पॉन्स, क्लाइंट का रिस्पॉन्स हमें उसमें रिकॉर्ड करना है। देन रिकॉर्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द नेस्टल टू द एंड ऑफ द ट्यूब, हमें पूरी की पूरी जो लेंथ होती है उसको डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड करके रखना है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था एनजी ट्यूब के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। थैंक यू, हैव अ